आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय जो है कि तमाम उठापटक जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 16 तारीख को मध्य प्रदेश वर्ग 3 की जो भर्ती थी उसमें हियरिंग थी। तो वो हियरिंग जो है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही जो है कि हाई कोर्ट डिसीजन सुनाएगा। तो उस निर्णय के अधीन कर दिए, यानी कि याचिका के निर्णयाधीन कर दी गई है। तो बहुत सारे लोग जो हैं कि उसको इस तरीके से प्रेषित कर रहे हैं कि हमने जो है स्टे ले लिया है, और जो काउंसलिंग चल रही है, जो डॉक्यूमेंट का भौतिक सत्यापन चल रहा है, उसको लेकर के तमाम अभ्यर्थी जो है बीएड वाले जो है परेशान हो रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा तो भौतिक सत्यापन चल रहा है, उसके बाद संभाग सत्यापन चलेगा, तो आप लोगों ने इस तरीके से क्या कर दिया है, क्या हम लोग जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। इस तरीके से जो है कि ये उठापटक चल रही है, और बच्चों के अंदर जो है कि काफ़ी कशमकश चल रही है कि आखिर होगा क्या इन भर्तियों का। यानी कि कुल मिलाकर के जो प्राथमिक भर्तियां चल रही हैं राज्यों के अंदर, जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया नज़दीक आती है वैसे वैसे जो है कि ये कानूनी पसड़े में फंस जाती है। तो साथियों, एक्चुअल में गलती ना तो कोर्ट की है ना ही उन अभ्यर्थियों की है, लेकिन जो एक तरीके से बातों को अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको जो है कि यानी कि एक तरीके से र्यूमर फैलाया जाता है कि आखिर जो सही बात है, सही बात लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है। तो मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं लोगों तक सही बात पहुंचाऊं, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं कि ना उसमें भी गलत कमेंट करते हैं। जैसे कल एक उत्तराखंड से ही रवि पंथ नाम के ही थे, तो पंथ जी भी पंख को फड़फड़ाने लग गए, कि ऐसे फड़फड़ाने लग गए कि शायद उनको लग रहा था कि जैसे मैंने उनसे कुछ छीन लिया हो, तो बहुत फड़फड़ा रहे थे। तो इसी तरीके से यही बात जो है कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के अंदर भी देखा कि अगर कोई सही बात लिख रहा है, सही बात कह रहा है, तो दूसरे को पता नहीं क्या उससे उसको चुभती है या उसको मिर्ची लगती है, मैं कहूँ कि हर्ट होता है। तो आपस में ही एक दूसरे से लोग उलझने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपस में उलझा न जाए। भाई, आपको न्यायपालिका पर भरोसा है, आपके साथ अनजस्टिस हो रखा है, तो आप न्याय के द्वार पर गए हैं, न्यायपालिका करेगी, जो भी करेगी आपके साथ उचित करेगा। लेकिन जब न्यायपालिका से जो डिसीजन आता है, उस डिसीजन को भी इस तरीके से ह्यूमर कर दिया जाता है कि उसको कि लोग जो है कि जो सही निर्णय है, सही निर्णय लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर जो कई चैनल हैं, सोशल मीडिया है, तो वो इस तरीके से फैलाया जाता है कि लोगों को समझ से परे हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हुआ क्या था। माननीय चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच द्वारा मध्य प्रदेश में की जाने वाली समस्त प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन कर दिया। यानी जो जबलपुर हाईकोर्ट ने साल 2018 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वो सभी राज्यों में भी लागू होगा। तो ये डिसीजन है वही लागू होगा और वो सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। लेकिन उनके जो एडवोकेट हैं कोर्ट की तरफ से, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्य सचिव से जवाब तलब यानी कि जवाब मांगा है। तो अगली सुनवाई जो है मार्च में है। अब जो याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट का जो निर्णय था, यानी कि जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर रखा गया था, उसी निर्णय को मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो निर्णय इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उसको रेफरेंस के तौर पर तो सुना जाएगा। देखिए, उनका कहना है कि जो डीपीआई विभाग की तरफ से बीएड वालों को भी
नियुक्ति दी जा रही है, उनको भी जो है कि एलिजिबिलिटी दी जा रही है कि उनको भी भर्ती प्रक्रिया में लिया जा रहा है, तो कंसीडर किया जा रहा है। तो उनका कहना है, रामेश्वर ठाकुर का, जो इनके डीएलएड वालों के एडवोकेट है, देखिए उन्होंने कितना झूठ परोसा है। मैं अब यहाँ पर रामेश्वर ठाकुर जी का झूठ परोसने की बात बता रहा हूँ। देखिए उन्होंने कहा कि जो, देखिए उनकी क्या गलती है, उनकी जो मैं एक जो ब्रीफिंग सुन रहा था, उनका एक जो बाइट आई थी, उस बाइट को मैं सुन रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सबको भाई अनजस्टिस हुआ। उन्होंने कहा एनसीटी ने ना तो इनको कोई ब्रिज कोर्स करा रखा है, ना तो एनसीटी ने कोई ब्रिज कोर्स करवाया है, और ना ही कभी एनसीटी ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस बनाया। उन्होंने कहा एनसीटी ने कोई ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी नहीं बनाया, और 6 से 14 वर्षों के जो बच्चों का हक है, उसका मौलिक अधिकारों का हनन होगा। अगर बीएड वाले लिए जाते हैं तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ठीक है, कोई बात, ठीक है, 6 से 14 वर्ष। अब आपने देखा कि 6 से 14 वर्ष के जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में बीएड पहले से 2010 से ही एलिजिबिलिटी रखता है। यहाँ पर आप देखिए ना, 6 से 14 वर्ष, यानी कि 6 से 14 वर्ष के उम्र में बच्चे का प्राथमिक एजुकेशन पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 का है, तो यहाँ पर बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ये आप समझते हैं आरटी एक्ट 2009। तो यहाँ पर देखिए बीएड को 2010 से ही एलिजिबिलिटी मिली हुई है। 6 मंथ का जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनका, ये आप जो है कि 23 अगस्त 2010 का एनसीटी का गजट आप देख लें। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने कहा कि एनसीटी ने कोई ब्रिज कोर्स का सिलेबस नहीं बनाया है। अब एक सबसे पहले जो है कि आप लगभग 14 अगस्त 2017 के आसपास के न्यूज़पेपरों को खंगा लें, सितंबर की बात बता रहा हूँ, सितंबर 2017 की बात बता रहा हूँ। सितंबर 2017 में एनसीटी की तरफ से ब्रिज कोर्स का सिलेबस बनाया गया है और एनआईओएस डीएलएड का सिलेबस बनाया गया है। तो लगभग 2017 से ये 2 वर्षीय डीएलएड और 6 मंथ का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया था। वो 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करना था। 31 मार्च 2019 तक, जो एनसीटी के प्रावधानों में एमएचआरडी के मानकों के अनुसार जो प्रशिक्षण प्रोग्राम बनाया गया था, उस प्रशिक्षण प्रोग्राम को 31 मार्च 2019 तक हमने भी कंप्लीट कर लिया था। यानी कि 31 मार्च 2019 तक हमारा पेपर भी कंप्लीट हो गए थे और रिजल्ट भी लगभग आ गया था। तो यानी कि एनसीटी ने पूर्व में ही ये प्रशिक्षण करा दिया है। तो एक प्रशिक्षण पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कंप्लीट करवा चुका है, चाहे वो एनआईओएस डीएलएड का हो या 6 मंथ ब्रिज कोर्स का। 6 मंथ स्पेशल बीएड ब्रिज कोर्स का प्रोग्राम जो है कि वो एनसीटी की तरफ से करवाया गया है। तो अब जो है कि यहाँ पर एडवोकेट साहब ने कह दिया कि एनसीटी ने कोई भी अभी तक सिलेबस तैयार नहीं कराया। तो ये कितना सरासर झूठ है। आप जब आपको पता है तो देखिए, सबसे पहले जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स कर रखा है, यहाँ पर अब बात ये भी आ सकती है कि ब्रिज कोर्स की जो बात आ रही है, तो आपकी जो ब्रिज कोर्स की अंक तालिका है या अंक पत्र जिसको कह सकते हैं, अंक सूची, उसके पीछे से संसद में जो कानून पास हुआ, उस कानून का और जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का नंबर और किस तारीख को किस डेट में कौन से लेटर नंबर, सब कुछ उसके पीछे से लिखा हुआ है। जो भी बीएड ब्रिज कोर्स वाले साथी सुन रहे होंगे तो इस बात को अपने अंक पत्र के दोनों, चाहे प्रमाण पत्र हो, जो सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, उसके पीछे से ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तो साथियों, ये रही बात जो है कि एक किसी ह्यूमर फैलाना, ये कि यानी कि किसी बात को जो है कि गलत तरीके से परोसना। तो मैं यही चीज़ कहता हूँ कि एडवोकेट साहब को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि एनसीटी ने कोई
सिलेबस डिजाइन नहीं किया है और एनसीटी ने कभी भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण नहीं कराया है। ये रामेश्वर ठाकुर जी ने जो है कि बहुत गलत बात कही है, तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो 2016 के बीएड प्राथमिक सहायक अध्यापक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं वर्ष 2016 में उत्तराखंड में, उन लोगों ने भी एनसीटी से डिजाइन 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करा, तब जाके उनको सारे भत्ते वेतन इंक्रीजमेंट दे हुए हैं। जब उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ तब जाके उनको जो है कि डीएलएड के समकक्ष समझा गया है और माना गया, और सारी चीज़ें जो भी वेतन वृद्धि वगैरह वगैरह इंक्रीजमेंट, तभी जाके जितने भी उनको अलाउंस होते हैं वो सारे अलाउंस उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद दिए गए हैं, जो उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में सेवारत 2016 के बीएड प्रशिक्षित हैं, जिन्हें नियुक्ति मिल चुकी है। तो ये भी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये दावा पुख्ते दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको अगर उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से इसकी जानकारी सूचना अधिकार के माध्यम से भी मांग सकते हैं। तो साथियों, ये तो रही बात आपकी। इसके अलावा जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस है उसमें भी थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं। बीएड वर्सेज बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग लगभग हो चुकी है। रिटन सबमिशन जो भी है, जो रिटन में जो भी लिख के देना है कोर्ट को, वो शुक्रवार तक कंप्लीटली जो है दे दिया जाएगा। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है, जब कि जस्टिस के लिए लगभग 3 माह का समय यानी कि 90 दिन लिए जाते, चाहे वो 2 दिन में डिसीजन दे दें या 90 दिन के भीतर ये डिसीजन कोर्ट को देना होता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी होता है कि हमेशा जो है यूनिवर्सल जस्टिस का फॉर्मूला जो है कि सभी जगह सभी न्यायपालिका में है, यूनिवर्सल जस्टिस होगा सभी लोगों के साथ, यानी कि यूनिवर्सल जस्टिस का मतलब समझे कि किसी की गलती की सज़ा किसी निर्दोष को नहीं दी जा सकती, ये है यूनिवर्सल जस्टिस। अब देखिए, ये चाहे बीएड के पक्ष में रहे या जो है कि डीएलएड के पक्ष में रहे या दोनों के पक्ष में रहे, तो कोर्ट से यही उम्मीद की जा सकती है कि यूनिवर्सल जस्टिस होगा। तो साथियों, बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस का भी अपडेट मैंने आपको दे दिया कि अधिकतम कितना समय लगता है, और कम समय 2 दिन में आ जाए, हफ्ते दिन में आ जाए, क्योंकि शुक्रवार तक लिखित सबमिशन का समय है, तो शुक्रवार तक लिखित सबमिशन हो जाएंगे। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।